तो हमने कल एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था, वो क्लास 7th की ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री थी। और ये आज हम मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें मुगल से शुरू होगा। ये ओल्ड एनसीईआरटी है। इसमें जो पहला चैप्टर वो दे रखा है कि मुगल्स और अफगान्स के बीच में नॉर्थ इंडिया को अपना पार्ट बनाने के लिए किस तरीके से स्ट्रगल किया गया। और ये जो स्ट्रगल का जो टाइम पीरियड है, ये 1525 से 1556 के बीच में रहा। तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्टोरी की तरह, ताकि ये समझ में अच्छे से आए। पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल एशिया और बाबर। सेंट्रल एशिया में बाबर के साथ बाबर की कौन कौन सी घटनाएं हुई, बाबर ने खुद को कैसे डेवलप किया और इंडिया तक पहुंचा, तो देखते हैं। तो 15th सेंचुरी में क्या होता है कि सेंट्रल और वेस्ट एशिया के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। सेंट्रल में और वेस्ट एशिया में क्यों जो मंगोल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेशन हो गया था, ठीक है ना। मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था कब, 14th सेंचुरी में, ठीक है ना। और 14th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद में जो तैमूर थे, तैमूर ने क्या करा, अपने आप को यूनाइट कर लिया। और अपने आप को यूनाइट किया कैसे, ईरान और इराक, ईरान और तुरान दोनों को ही अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। जब एक एम्पायर हमेशा डिसइंटीग्रेट होता है तो दूसरा एम्पायर ऑटोमेटिकली अपने आप को यूनाइट कर देता है, उसका फ़ायदा उठा के। तो जैसे ही मंगोल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ 14th सेंचुरी में, तैमूर ने अपने आप को क्या कर लिया, यूनाइट कर लिया ईरान में और इराक, तुरान में। अब जो तैमूर थे, ठीक है ना, तैमूर जो थे एम्पायर एक्सटेंडेड, उनका जो एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक था, लोअर वोल्गा नदी कहाँ है, रशिया में। लोअर वोल्गा से लेकर के इंडस नदी तक, जिसमें एशिया माइनर भी था। एशिया माइनर कैसे बोला जाता था, टर्की को। यानी तैमूरों ने अपने यूनाइट किया था ईरान और तुरान को, लेकिन उनका एरिया कहाँ तक था, लोअर वोल्गा से लेकर के पूरा का पूरा नीचे तक, मतलब कि इंडस नदी तक। लोअर वोल्गा से लेकर के इंडस नदी तक का उनका पूरा एरिया था। साथ साथ उसमें एशिया माइनर भी ऐड था, काफ़ी बड़ा एरिया हो गया, ठीक है ना। और आज उसके बाद में साथ ही लोअर वोल्गा से इंडस नदी तक था, एशिया माइनर टर्की इंक्लूड था, ईरान भी इंक्लूड था, ट्रांस ऑक्सियाना इंक्लूड था, अफगानिस्तान था, और पंजाब का भी कुछ पार्ट था। किनके कंट्रोल में, तैमूर से कंट्रोल में, जिन्होंने अपने आप को यूनाइट किया मंगोल्स के डिसइंटीग्रेट होने के बाद में। तैमूर की डेथ कब हुई, 1404 में। फिर उनका पोता, उनका ग्रैंडसन, जिनका नाम था शाहरुख मिर्जा, ठीक है। तैमूर की डेथ होने के बाद में 1404 के अंदर उनका पोता, जिसका नाम था शाहरुख मिर्ज़ा, ठीक है ना, 1448 तक उसने एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, ठीक है ना। उसने एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, किसने, तैमूर के पोते ने, ठीक है, बेटे के बेटे ने, शाहरुख मिर्ज़ा नाम था उनका। शाहरुख मिर्ज़ा ने एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किया 1448 तक। और शाहरुख मिर्ज़ा ने अपने यहाँ पर आर्ट को, लेटर को इस समय पैट्रोनेज दिया, मतलब कि संरक्षण किया आर्ट का, लेटर का। और इसी समय समरकंद और हेरात, वो उस समय वेस्ट एशिया के कल्चरल सेंटर थे, ठीक है। क्या थे, कल्चरल सेंटर कौन से थे, समरकंद और हेरात, वेस्ट एशिया। समरकंद का जो रूलर था उसको इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था, क्योंकि समरकंद और हेरात बहुत कल्चरल हेरिटेज थे, कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच थे। तो जो समरकंद पे रूल करता था, इस्लामिक वर्ल्ड उसको बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज देता था, ठीक है। तो जो तैमूर्स की जो पावर थी वो धीरे धीरे करके अब डिक्लाइन होने लगी। उसके पीछे डिक्लाइन होने का टाइम पीरियड क्या था, 15th सेंचुरी की हाफ, यानी 1458-68, जब सैफूद खां की डेथ हुई 1448, यानी शाहरुख मिर्ज़ा की जब डेथ हुई, जो कि तैमूर का पोता था। शाहरुख मिर्ज़ा की डेथ होने के बाद में इसका डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया। इसका डिसइंटीग्रेशन होने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि इसका जो अपना एम्पायर था वो पार्टीशंस में डिवाइड कर रखा था, एज पर द बेसिस ऑफ रूल करने के बेसिस से। तो बहुत सारी जो तैमूर प्रिंसिपलिटीज़ थी वो आपस में लड़ाई करने लगी, और आपस में लड़ाई करने की वजह से एक तरीके से राजद्रोह हो गया, घर के अंदर ही लड़ाई होने लगी, आपस में लड़ाई हुई, तो उससे उनका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया। इस बात का फ़ायदा किसने उठाया, इस बात की फ़ायदा उठाया उनके आसपास के जो रूलर्स थे, उनके फॉरवर्ड्स थे, उन्होंने। और कौन थे, एक थी मंगोल ट्राइब नॉर्थ में, और एक थे उज्बेक्स,
ठीक है ना, जिनकी भूख क्या थी, ट्रांसओशियाना को जीतना। उज्बेक जो थे वो मुस्लिम्स बन चुके थे, लेकिन तैमूर जो थे वो उज्बेक्स को बहुत ही ज़्यादा बारबेरियंस और अनकल्चर्ड बारबेरियंस मानते थे, ठीक है ना। तैमूर्स जो थे, हालांकि उज्बेक्स ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, पर फिर भी तैमूर्स उज्बेक्स को अपना लेवल का नहीं मानते थे, वो उनको अनसिविलाइज्ड बारबेरियंस की तरह कंसीडर करते थे। और इसके वेस्ट में नई डायनेस्टी आई, जिस डायनेस्टी का नाम क्या था, सफाविद डायनेस्टी। तैमूर्स के वेस्ट में डायनेस्टी है, इसका नाम क्या था, सफाविद डायनेस्टी, जिसने ईरान को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। सफाविद जो थे, सफाविद डिसेंडेड फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ सेंट हु ट्रेस देयर एंसेस्ट्री टू देयर प्रॉफिट। सफाविद जो थे वो भी मतलब सेंट के रूप में अपने आप को डिसेंड करते थे, उन्होंने अपनी जो एंसेस्ट्री जो थी अपने पूर्वजों से प्राप्त की थी। जो सफाविद थे ये शिया धर्म को मानते थे, ठीक है ना। और जो शिया धर्म को नहीं मानता था, ठीक है ना, उसके साथ में ये परसिक्यूशन कर दिया करते थे, ठीक है। किसको मानते थे, शिया धर्म को, और जो नहीं मानता था धर्म को उसको परसिक्यूशन कर देते थे। और दूसरी तरफ जो उज्बेक्स थे ये सुन्नी धर्म के थे, इसीलिए तो इन्हें मंगोल्स टाइप जो है, तैमूर जो थे इन्हें मंगोल्स टाइप को अनसिविलाइज्ड बारबेरियन मानते थे, क्योंकि ये अपने आप को क्या कंसीडर करते थे, सुन्नी। तो जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुआ दो एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है ना, तो वो किसके बिहार पे हुआ, सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट, यानी धार्मिक मान्यता के आधार पे। जो उज्बेक्स थे वो मानते थे सुन्नी, और वो सफाविद डायनेस्टी क्या मानती थी, सिया, ठीक है ना। सिया और सुन्नी के बेस पे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब ईरान से थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे तो ओटोमन तुर्क वो वहाँ पे राइज कर रहा था। ओटोमन तुर्की जो था उसकी राइजिंग हो रही थी पावर की, वो चाहता था ईस्टर्न यूरोप पे डोमिनेशन करना, और साथ साथ ईरान इराक पे भी, यानी उसके ईस्ट में यूरोप था तो वो ओटोमन तुर्क पावर इंक्रीज कर रहा था, तो वो चाहता था मेरा यूरोप पे भी पावर हो जाए और इधर की साइड ईस्ट में ईरान इराक पर भी डोमिनेशन हो जाए। तो ये जो सीन था, इसमें 3 माइटी एम्पायर एशिया में आपस में लड़ रहे 16वीं सेंचुरी में। पहला सफाविद डायनेस्टी, दूसरा उज्बेक्स और तीसरा ओटोमन तुर्क, ठीक है। ओटोमन तुर्क का क्या था कि वो जीतना चाहते थे यूरोप एज वेल एज ईरान एंड इराक। उज्बेक्स जो सुन्नी धर्म के थे, और तैमूर सफाविद डायनेस्टी स्टेबलाइज करी थी, और वो जो थे उज्बेक्स ट्रांसओशियाना को प्राप्त करना चाहते थे, और सफाविद डायनेस्टी जो थे वो सिया धर्म को मानते थे, उज्बेक सुन्नी धर्म को मानते थे, तो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट भी था। 1494 में क्या होता है, 14 साल का यंग लड़का जिसका नाम था बाबर, 1494 में 14 साल का यंग लड़का बाबर फरगना की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और उसके पास एक छोटी सी स्टेट थी, फरगना जो थी एक छोटी सी स्टेट थी ट्रांसओशियाना के अंदर, जिसको जीतना चाहते थे उज्बेक, ठीक है। ट्रांसओशियाना में छोटी सी स्टेट थी फरगना, जिस पर राजा कौन बना, बाबर बना, 14 साल का लड़का। अब क्या हुआ, और उसको ओबियसली जो था उज्बेक से खतरा था, और तैमूर प्रिंस तो आपस में फाइट करने में बिजी थे। बाबर जो था वो भी समरकंद को जीतना चाहता था अपने चाचा से। भाई बाबर कौन से वंश का था, तैमूर वंश का था, लेकिन तैमूर वंश के सभी राजाएं आपस में लड़ने में व्यस्त थे। बाबर का भी मन था समरकंद को जीते, क्यों, क्योंकि समरकंद और हेरात क्या थे, कल्चरल हेरिटेज, और जो समरकंद को रूल करता था उसको मिलती थी रिलीजियसली प्रेस्टीज। तो अपने अंकल से समरकंद को जीतना चाहता है, उसने समरकंद को जीता 2 बार, और दोनों ही बार वो उसे खो बैठा, ठीक है ना। दूसरी बार उज्बेक्स का चीफ था जिसका नाम था सैबानी खान, क्या नाम था, सैबानी खान, जिसने बाबर को हराया, डिफीट किया। सैबानी ने बाबर को हराया और समरकंद को जीत लिया। जब बाबर ने समरकंद को जीता तो दोबारा उससे हाथ पे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उज्बेक्स के रूलर सैबानी खान ने बाबर को हरा के समरकंद को छीन लिया। जल्दी ही क्या होता है, वो तैमूर किंगडम को पूरे को रेस्ट को ओवररूल कर देता है, ठीक है ना। और बाबर को मजबूरन कहाँ जाना पड़ता है, काबुल जाना पड़ता है। फरगना से कहाँ पहुँचना पड़ा, काबुल। और काबुल को उन्होंने कब जीता, 1504 में। अगले 14 साल बाबर जो है, ठीक है ना, अपने होमलैंड को उज्बेक से जीतने की कोशिश करता रहता है, ठीक है ना।
ही ट्राई टू एनलिस्ट द हेल्प ऑफ हिज अंकल, वो कोशिश करता है कि कैसे भी करके उसके अंकल से उसे हेल्प करें, जो कि कहाँ के रूलर थे, हेरात के, और वो दोबारा से अपनी जो होमलैंड फरगना और समरकंद है उसे जीत पाए। अल्टीमेटली जो हेरात था वो भी सैबानी खान के द्वारा ओवररूल कर दिया गया, वो भी जीत लिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया उज्बेक्स के बीच में और सफाविद के बीच में। ठीक है ना, और क्लेम क्या था, हेरात और आसपास का एरिया जिसे क्या बोला जाता था, खुरासान। ठीक है ना, हेरात के आसपास के एरिया को क्या बोला जाता था, खुरासान बोला जाता था। और इस पे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया सफाविद के बीच में और सैबानी खान उज्बेक्स के बीच में। ठीक है, कि उसने हेरात को जीतने की कोशिश की। अब क्या होता है, एक फेमस लड़ाई होती है 1510 में, जिसमें कौन थे, शाह इस्माइल, जो ईरान के रूलर थे, ईरान के शाह थे। क्या नाम था उनका, शाह इस्माइल। ठीक है ना, शाह इस्माइल जो थे शाह ऑफ ईरान थे, उन्होंने बाबर की हेल्प करी सैबानी खान को डिफीट करने में, और बाबर ने इस्माइल शाह ऑफ ईरान की मदद से सैबानी खान को हराया और समरकंद को जीता कुछ समय के लिए ईरानियन फोर्स की मदद से। ठीक है ना, अब क्या होता है कि समरकंद तो न मिल गया, लेकिन ईरानियन के जनरल्स थे वो ये चाहते थे कि बाबर उस पर इंडिपेंडेंट रूल ना करके उनके गवर्नर के रूप में रूल करे। ठीक है, और बाबर को ये चीज़ पसंद नहीं आई। साथ ही जो उज्बेक्स थे वो धीरे धीरे करके अपने आप को रिकवर कर रहे थे हार से, वो हार चुके थे ना, शाह ऑफ इस्माइल खान की मदद से बाबर ने हरा दिया, समरकंद जीत लिया था, पर वो समरकंद पे इंडिपेंडेंट रूल नहीं कर सकता था, क्योंकि ईरान के शाह उसको एक गवर्नर के रूप में वहाँ अपॉइंट करना चाहते थे। तो अगेन क्या होता है, बाबर दोबारा से समरकंद को छोड़ के कहाँ रिटर्न हो जाता है, काबुल रिटर्न हो जाता है, और फाइनली शाह इस्माइल जो है वो एक फेमस बैटल के अंदर ओटोमन तुर्की को हरा देते हैं। ठीक है ना, और शाह इस्माइल हिमसेल्फ वाज डिफीटेड शाह इस्माइल जो है खुद ओटोमन तुर्की से एक बैटल के अंदर हार जाते हैं, और उन्हें ट्रांस ऑक्शियाना एंड दस लीविंग दस उज्बेक मास्टर ऑफ ट्रांस ऑक्शियाना। ठीक है ना, और फिर उन्हें खुद ब खुद वहाँ से भागना पड़ता है ट्रांस ऑक्शियाना के लिए। ठीक है ना, शाह इस्माइल भी खुद ब खुद हार जाते हैं किससे, ओटोमन तुर्क से। ठीक है, और फाइनली बाबर को अब कहाँ फोर्स होना पड़ता है, इंडिया की तरफ फोर्स होने पड़ता है। ये बाबर का बैकग्राउंड है इंडिया की तरफ फोर्स होने के पीछे का। अब आगे देखते हैं इंडिया का कॉन्क्वेस्ट। देखो, बाबर ने काबुल को कब जीता, 1504 में। ठीक है ना, उसके बाद में आई हैड नेवर सीज टू थिंक ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंद। बाबर क्या कह रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया को जीतूंगा, मैं भारत को जीतूंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड ही नेवर फाउंड अ सुटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर अंडरटेकिंग, और ना ही कभी उसने ये सोचा था कि उसे कभी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी बाबर को इंडिया को, हिंदुस्तान को जीतने की। ठीक है, उसके बाद में समटाइम बाय द डिसएग्रीमेंट बिटवीन माई ब्रदर्स एंड माई सेल्फ, कभी कभी डिसएग्रीमेंट हो जाता था उसके भाई और उसके बीच में। ठीक है ना, तो जो सेंट्रल एशिया के इन्वेडर्स है, तो बाबर क्या करा था, ड्रेन टू इंडिया, वो भारत में आया। भारत में उसने क्या देखा, भारत में देखा फेबुलस वेल्थ। इंडिया क्या थी, गोल्ड की कंट्री थी, गोल्ड की लैंड थी। और बाबर के जो एंसेस्टर थे, तैमूर्स थे, उन्होंने केवल यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेजर यानी बहुत ज़्यादा पैसा ही नहीं लेकर के गए, धन दौलत ही नहीं लेके गए, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे आर्टिशियंस को लेके गए, जिसने उनको मदद करी क्या करने में, कंसोलिडेट करने में। ठीक है ना, एशियन एम्पायर को और अपनी कैपिटल को ब्यूटीफाई करने में। ठीक है ना, तो कुछ एरिया पंजाब के भी उन्होंने नेक्स्ट किए थे, और बाकी का जो एरिया था वो तैमूर के सक्सेशन, बहुत सारी जनरेशन के पोसेशन में रहा था। बाबर ने अफगानिस्तान को जीता और उसके बाद उन्होंने इस एरिया पे अपनी लेजिटिमेट राइट बनाया अफगानिस्तान के एरिया पे, फिर वो इस एरिया की तरफ बढ़े। दूसरा रीज़न ये था कि वाई बाबर कन्वर्टेड द पंजाब परगना वाज द मेजर इनकम ऑफ काबुल। दूसरी बात ये थी कि बाबर काबुल में तो रहता था, लेकिन काबुल से जो उसकी इनकम हो रही थी उसका मेन सोर्स क्या था, पंजाब था। तो पंजाब से उसका मेन सोर्स था, तो पंजाब को जीतना तो है ही। ठीक है ना, वो तो उनके लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया। अबुल फजल एक रिमार्क करते हैं, अबुल फजल ऑन द टाइम ऑफ बाबर, वो बोलते हैं बाबर रूल्ड ओवर बदख्शां, कंधार एंड काबुल विच डिड नॉट यील्ड सफिशिएंट इनकम फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्मी।
बाबर 3 स्टेट पर रूल कर रहा था। एक का नाम था बदख्शां, दूसरे का नाम था कंधार और तीसरा था काबुल। ठीक है, कंधार, काबुल और बदख्शां पर रूल, लेकिन इन तीनों ही स्टेट से इतनी इनकम नहीं हो पा रही थी कि वो अपनी आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर पाए। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ जो बॉर्डर टेरिटरीज हैं, ठीक है ना, कुछ जो बॉर्डर टेरिटरीज हैं जैसे कि उन पे कंट्रोल करना चाहता था आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, अब क्या होता है, बाबर जो है प्रोवाइड वेल फॉर हिज बैक्स एंड किंसमैन, ही वाज आल्सो एप्रीहेंसिव ऑफ एन उज्बेक अटैक ऑन काबुल। ठीक है, एंड कंसीडर इंडिया टू बी गुड प्लेस ऑफ यूज। उसे ये भी लग रहा था कि उज्बेक्स जो है अपने आप को रिकवर करने के बाद में काबुल को जीतने आएंगे, काबुल पे अटैक करेंगे, इसीलिए उसके लिए एक बेटर प्लेस क्या क्रिएट हो सकती है, इंडिया के लिए हो सकती है, जहाँ से वो अपना बेस बनाकर उज्बेक्स के अगेंस्ट में ऑपरेशंस भी चला सकता है। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की? पॉलिटिकल सिचुएशन ये थी कि एकदम सूटेबल थी बाबर की एंट्री करने के लिए। सिकंदर लोदी का डेथ हो चुका था 1517 में, उसके बाद में उनको सक्सीड किया था इब्राहिम लोदी ने, और इब्राहिम का जो एफर्ट था वो था लार्ज सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनाना। ठीक है ना, अफगान चीफ और एज वेल एज राजपूत चीफ्स तक ये बात पहुंच चुकी थी, उनको भी पता चल गया था कि जो इब्राहिम लोदी है एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करना चाहता है। तो जो मोस्ट पावरफुल अफगान चीफ्स थे जैसे कि दौलत खान लोदी जो पंजाब का गवर्नर था, वो ऑलमोस्ट एक इंडिपेंडेंट रूलर था, वो इब्राहिम लोदी के कंट्रोल में नहीं था। ठीक है ना, जो अफगान गवर्नर था जो पंजाब पे रूल कर रहा था जिसका नाम था दौलत खान लोदी, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रूलर था। ठीक है ना, तो दौलत खान ने अटेम्प्ट किया क्या करना, इब्राहिम लोदी को काउंसिलेट करना, हटाना, और किसकी मदद से, मतलब कि बाय सेंडिंग हिज सन टू हिज कोर्ट टू पे होमेज। उसने क्या करा, दौलत खान लोदी ने पंजाब का इंडिपेंडेंट गवर्नर इब्राहिम लोदी के पास अपने बेटे को भेजा। ठीक है ना, जिससे उसको कुछ पैसों की जरूरत होगी, कुछ पे होमेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, बातचीत करने के लिए। उसी समय ही वांटेड टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय एनेक्स द फ्रंटियर ट्रैक्ट ऑफ बीरा। बीरा एक प्लेस है जो फ्रंट अफगानिस्तान और पंजाब के बीच में गेट के रूप में काम करता है बीरा। उसी समय उसने अटेम्प्ट किया था अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बाय द एनेक्सिंग ऑफ बीरा। ठीक है ना, बीरा को जीत के वो अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, और ये उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की। साथ ही उसने अपने बेटे को होमलैंड भेजा था इब्राहिम लोदी के पास। 1518 में क्या होता है, बाबर जो है वो एक फोर्ट के बीरा को कन्क्वायर कर लेता है 1819 में, 1518-19 में फोर्ट और बीरा को कन्क्वायर कर लेता है, और वो एक लेटर भेजता है, वर्बल मैसेज भेजता है दौलत खां के पास में और इब्राहिम लोदी के पास में, और उनसे बोलता है कि विच हैड बिलोंग टू द तुर्क, जो जो एरिया तुर्क को बिलोंग करते हैं वो सारे एरियाज़ को वो उनको बाबर को जीतने दे। ठीक है, क्योंकि वो तुर्क के एरियाज़ के ऊपर अपना असेंडेंट राइट मानता था। तो 1819 में सबसे पहले उसने फोर्ट का फोर्ट ऑफ बीरा जीता। उसके बाद उसने एक वर्बल मैसेज सेंड किया दौलत खान लोदी के पास में, और साथ ही साथ किसके पास में, इब्राहिम लोदी के पास में, और दौलत खान और इब्राहिम लोदी से बोला कि वो ऑटोमेटिकली सेशन कर दें उन एरियाज़ को जो किसको बिलोंग करते हैं, तुर्क को बिलोंग करते हैं। लेकिन दौलत खान ने बाबर को लाहौर में घुसने से डिटेन किया। ठीक है ना, और ना ही उसे किसी प्रकार का ऑडियंस दिया और ना ही उसे इब्राहिम लोदी के पास जाने की इजाज़त दी। तो बाबर वापस से काबुल चला गया। दौलत खान एक्सपेल्ड हिज एजेंट फ्रॉम द बीरा, और दौलत खान ने अपने एजेंट को बीरा से दोबारा से बुला लिया। अब 1520 से 21 में क्या होता है, बाबर दोबारा से इंडस नदी को क्रॉस करता है। पहले 1819 में कोशिश की जब फोर्ट ऑफ बीरा को जीता, अब 1819 के एक साल बाद दोबारा 2021 में फिर से बाबर दोबारा से इंडस नदी को क्रॉस करता है और इजीली कैप्चर करता है किसको, बीरा को और सियालकोट को। ये दोनों ही ट्विन गेटवे थे हिंदुस्तान एंट्री के। कौन से, एक था बीरा और एक था सियालकोट, दोनों को ही जीत लेता है कौन, बाबर, जब दोबारा आता है 1520-21 में। ठीक है, तो 1520-21 में दोबारा आते समय वो बीरा और सियालकोट दोनों को इजीली कैप्चर कर लेता है, जो ट्विंस गेटवे ऑफ हिंदुस्तान थे। लाहौर को जीतता है वो, ठीक है ना, लेकिन वो दोबारा से मतलब आगे बढ़ने की कोशिश क्या करता है कि उसे पता चलता है कि कांधार के अंदर क्या हो गया है, एक प्रकार का रिवॉल्ट हो गया है। ठीक है,
कांधार के अंदर रिवॉल्ट हो गया बेचारा, दोबारा मेहनत करके आया 2021 में, सियालकोट और भीरा को जीता भी, जो ट्विंस गेटवे थे हिंदुस्तान के, उसके बाद आगे जीतने की कोशिश भी कर रहा था। तभी पता चलता है लाहौर को भी जीतने की कोशिश कर रहा था, तभी पता चलता है कि उसके होमलैंड कंधार में क्या हो गया है, रिवॉल्ट हो गया और उसने अपने कदम पीछे बढ़ाए और वो फिर दोबारा वापस चला गया, ठीक है ना, और अपने खानदार को रिवॉल्ट से हरा और रिवॉल्ट को ख़त्म करके खानदार को कैप्चर किया, ठीक है ना। लेकिन वो एश्योर था कि वो एक दिन इंडिया की तरफ अटेंशन करेगा। फिर क्या होता है कि बाबर रिसीव करता है एम्बेसी, कहाँ से, दौलत खान लोधी से, ठीक है ना। क्या रिसीव करता है बाबर, एम्बेसी रिसीव करता है दौलत खान लोधी की तरफ से, और वो एम्बेसी के रूप में कौन आता है, दौलत खान लोधी का बेटा आता है, ठीक है ना। एम्बेसी के रूप में कौन आता है, दौलत खान लोधी का बेटा आता है, जिसका नाम क्या था, दिलावर खां, ठीक है। यानी दौलत खान लोधी एम्बेसी के रूप में अपने बेटे दिलावर खां को भेजता है, कहाँ पर, बाबर के दरबार में, और उसे इनवाइट करता है बाबर को इंडिया में, और सजेस्ट करता है कि वो इब्राहिम लोधी को डिस्प्लेस करे और अब मेरे नोबल्स के सपोर्ट से, ठीक है ना, ये काम करे। यानी कि दिलावर खां जो कि दौलत खान लोधी का बेटा है, और दौलत खान लोधी जो पंजाब का गवर्नर, इंडिपेंडेंट गवर्नर है, वो दिलावर खां अपने बेटे को एम्बेसी के रूप में बाबर के पास भेजता है, और बाबर के पास क्या इनविटेशन लेके भेजता है कि हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं, तुम इंडिया आओ, इंडिया को में इब्राहिम लोधी रूलर को रिप्लेस करो और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, मेरे नोबल्स तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अब ये जो मैसेज है, राणा सांगा अराइव्ड एट द सेम टाइम इनवाइटिंग बाबर टू इन्वेड इंडिया, इसमें जब बाबर को भारत बुलाया जा रहा था, इस इनविटेशन में राणा सांगा भी इन्वॉल्व थे, राजपूत रूलर राणा सांगा भी इन्वॉल्व थे बाबर को इन्वेड इंडिया करने के लिए। ये एम्बेसी जो थी बाबर को कन्विंस करती है, और इसी के समय ही बाबर ने क्या सोचा कि पूरा पंजाब, इफ़ नॉट ऑफ इंडिया, अगर हम पूरा इंडिया नहीं जीत सकता तो पंजाब को तो जीत ही लेता हूँ। 1525 में क्या होता है, बाबर जो है वो पेशवार में था, ठीक है ना। तो 1525 यानी 2021 में आया था, जब उसने भीरा और सियालकोट को जीता था, वापस चला गया क्योंकि कंधार में रिवॉल्ट हुआ। उसके बाद इनकी एम्बेसी है, तो 1525 में बाबर आता है, और कहाँ पर था बाबर, पेशावर, पंजाब में। वहाँ पर उसे न्यूज़ मिलती है दौलत खान लोधी से कि वो अपनी साइड चेंज करे और आर्मी कलेक्ट करे, 30,000 से 40,000 आदमी, और आउटस्टेड बाबर मैन फ्रॉम सियालकोट एंड वाज मार्चिंग ऑन लाहौर, और इतने सारे लोगों का सपोर्ट लेकर के वो सियालकोट से कहाँ पर मार्च करे, लाहौर में। बाबर की अप्रोच क्या थी कि तो आर्मी ऑफ दौलत खां है वो धीरे धीरे मेल्टेड अवे हो गई, और दौलत खां ने अपने आप को सबमिट कर दिया, माफ़ी मांग ली, और 3 हफ्ते के बाद बाबर ने इंडस नदी को क्रॉस करा और पंजाब का मास्टर बन गया, ठीक है। 3 हफ्ते बाद इंडस नदी को क्रॉस करके पंजाब का मास्टर बन गया, दौलत खां ने हार मान ली और उससे माफ़ी मांगी। अब होगा बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ये 22 मिनट की वीडियो हो गई है। इस वीडियो को हम पहले डाल देते हैं, फिर कुछ समय बाद हम दूसरे इसी टॉपिक पे एक और वीडियो बना के डालेंगे। ओके, थैंक यू।